नमस्ते। ग्रीन टीवी के धरती कार्यक्रम में मैं अनुज दीवान आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी है। इसीलिए जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पर इसी पवित्र जल को अगर हम प्रदूषित करते जाएंगे तो हम अपने जीवन को नष्ट करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय है जल प्रदूषण। जी हाँ, पानी में फैल रहा प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसको समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पीने लायक पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज़ादी के 67 साल बाद भी आज भारतवासी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए जूझ रहे हैं। यही साफ पानी की कमी हमारे विकास के रास्ते में आ रही है और गरीब लोगों को ऐसे ही पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता है। पानी के टैंकर्स दिखते हैं स्लम एरियाज़ में, और जो गरीब झुग्गी इलाका है वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। सुबह से शाम तक वो टैंकर की वेट करते हैं और कई बार तो टैंकर पहुँचता भी नहीं है। वहाँ पर मारामारी भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, और पानी की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है। जल बोर्ड का टैंकर आता था तो उसमें हम पाइप डालते थे। हमारा पाइप डल गया तो हमें पानी मिल गया, इनका पाइप नहीं डला तो इनने पानी नहीं मिला। बड़ी परेशानी थी हमें। यहाँ बोरवाल था, उसका ताड़ा लग रहा था। बोरवाल का जब ये एनजीओ फोर्स वाले के साथ ये जुड़ी हैं सब लोग, उनने ताड़ा खुलवाया है। उनकी ये कहनी भाई तुम अपनी गली में पाइप बिछा लो, अपना पैसे लगा दो। तो 10-5 लोगों ने पैसे करके ये लाइन डाल ली। अब उनने ताड़ा खुलवा दिया तो ये पानी मिल रहा है, मगर इसमें भी परेशानी है। पानी पीने के लायक नहीं है ये। तो इसलिए जल बोर्ड वाला टैंकर अब 2 दिन छोड़ के 3 दिन करवा दिया लोगों ने। ये जो पानी मिलने लगा है हमें जब से कि रोज टैंकर नहीं आएगा, पानी वेस्ट होता है। अब इसको तो नहाने धोने को यूज करते हैं, पीने के लिए तो वो रोज चाहिए हमें। प्राइवेट वाला आता ही नहीं हमारे। 4 दिन नहीं आएगा तो हम पानी नहीं मिलेगा हमें। ये पानी टैंकर से आता है और ये पानी लगभग यहाँ 20, 25, 30 यानी जितने लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं फ़िलहाल वो सारे यूज कर रहे हैं। ये पानी तो साफ़ आते हैं लेकिन खुले में रहते हैं, उसमें गंदगी आ जाते हैं। इसी कारण सबको इसे छान उन कर पीते हैं। पीने के लिए पानी तो टैंकर से निकाल लेते हैं, बाकी नहाने के लिए ये बहुत बीमारी भी हो जाते हैं बच्चे को। बच्चे सब बीमार भी हो जाते हैं इस पानी से। ये हाल दिल्ली का ही नहीं पर लगभग सारे देश के गांव और शहरों का है, और इसका मुख्य कारण है हमारी बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, हम इस समय दुनिया में जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत नीचे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो प्रकृति ने भी कुछ हमारे साथ ऐसा खूबसूरत मजाक किया है कि दुनिया की आबादी का तो हम 18% हैं, और जिसमें नेचुरल रिसोर्स देने की बात आई तो पानी के रूप में केवल 4% हमको दिया है, 4% बख्शा है, और खेती करने लायक ज़मीन में हमको केवल 2.4% दिया है। तो हमको 2.4% में, जिसमें टोटल अवेलेबिलिटी जो है पानी की, जो यूजेबल वाटर है उसका 4% हो दुनिया का, और उसमें खिलाना है 18% से ज़्यादा आबादी को। और फिर आप जानते हैं भारत अकेले नहीं खाता, वो दूसरों के लिए भी सोचता है। तो हमने जो है अपनी अन्न सुरक्षा के साथ साथ हम जो अपने भाई हैं, कमज़ोर भाई दूसरे, हम उनके लिए भी सोचते हैं, तो उनके लिए भी अन्न उगाना है वैज्ञानिकों के सहयोग से। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम पानी का बहुत ही जुडिशियस, बहुत ही मेरिटोरियस तरीके से, बहुत संभल करके इस्तेमाल करें, न्यूनतम इस्तेमाल से अधिकतम उपयोग कर सके। ये पॉलिसी हमको बनाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम है, बल्कि मैं डरा हुआ हूँ कि 2025 तक हालात और कठिन हो जाएंगे। अभी करीब 1500 लीटर की यदि अवेलेबिलिटी है तो वो घट करके 1100 के करीब में आ जाएगी 2025 तक। पानी की इतनी कमी के बाद भी
या तो हम इसको बर्बाद कर रहे हैं या फिर उसको प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषित पानी ना तो पीने लायक होता है और ना ही इसका और कोई इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे देश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और इस विकास के कारण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। पर उस विकास का क्या फ़ायदा जो हमें एक गिलास साफ पानी ना दे सके। एक ब्रेक के बाद देखते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। रोटा वायरस डायरिया है, इसमें 6 लाख चिल्ड्रन की मौत हो जाती है वर्ल्ड ओवर। उसमें से 75 to 80% हिंदुस्तान में है। धरती के इस एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है नालों से निकली हुई गंदगी, क्योंकि जिस गति से नालों की गंदगी निकलती है उस गति से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसको साफ नहीं कर पाता। इसके अलावा इंडस्ट्री से निकले हुए केमिकल्स और खेतों से निकले हुए पेस्टिसाइड्स दोनों ही पानी को प्रदूषित करते हैं। और प्रदूषित जल में कीटाणुओं के अलावा लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से भारत में हर साल 1 लाख मौतें होती हैं। जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे सीवेज की गंदगी, औद्योगिक रसायन, डिटर्जेंट्स, कूड़ा, खेतों से निकले कीटनाशक इत्यादि। पर 70% जल प्रदूषण सीवेज यानी कि नालों से निकलने वाले गंदे पानी से होता है। ये पानी न केवल नदियों को नष्ट कर रहा है, बल्कि हमारे तालाब और जमीन के अंदर के पानी को भी दूषित कर रहा है। groundwater pollution mainly because of over excess भूमिगत पानी के प्रदूषण का मुख्य कारण है पानी का अत्यधिक दोहन, both in urban and फिर चाहे वो शहर या फिर गांव के खेतों से निकलने वाला पानी। और जितना जमीन को खोदा जाएगा उतना ही प्रदूषण होगा। पर आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज की तारीख में सारे राज्यों में बहुत ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट पाए जा रहे हैं। आयरन, नाइट्रेट्स, भूमिगत पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है और गांव के 80% लोग भूमिगत पानी पर निर्भर हैं। अब क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक खेती होती है, इसलिए वहाँ के पानी में बहुत ज्यादा केमिकल मिले हुए हैं। water is showing alarming levels of pesticides in the water, and I think it is all it amounts. बात ये है कि हमारे काम करने की प्रणाली कैसी है। our own the way we are developing. क्या हम बिना प्लानिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव बना रहे हैं। itself is leading to pressures of these. असंगठित क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप और लोगों के सहयोग की जरूरत है, जिससे स्थानीय संचालन में जवाबदेही हो। exists in the local bodies. हमारे यहाँ पानी के निवारण, उपचार और बचाव के लिए कानून है, and conservation. जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम इसका पालन नहीं करते। और जो भी इसका पालन करते हैं उनकी गिनती बहुत कम है। और अगर कोई इसका पालन नहीं करता और प्रदूषण करता है तो इसके खिलाफ कोई सख्त कानून भी नहीं है। अगर कोई प्रदूषण करता है तो वह मात्र 10 से 20 हजार रुपए देकर छूट जाता है। गंदा पानी कई बीमारियों के पनपने का मुख्य कारण है, और जब यही पानी एक जगह पर स्थिर रहता है तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, जो मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं। ये कॉलरा जो है ये एक वाटरबोर्न डिजीज़ है, जिसके अंदर सडनली पेचिस हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है और बॉडी में पानी की जो है कमी हो जाती है। अगर इसको टाइमली और अच्छे से ना ट्रीट किया जाए तो ये फैटल डिजीज़ है जिसमें मौत तक हो सकती है। फॉर्चुनेटली ये वाले कॉलरा जो है दिल्ली में, ईस्टर्न दिल्ली को छोड़ के, जो जमुना का एरिया है उसको छोड़ के थोड़ी कम कॉमन है, लेकिन दूसरी जो बीमारियां हैं टाइफॉइड और जॉन्डिस, ये पूरे शहर में फैली हुई हैं
और इनके केसेस, टाइफाइड के केसेस तो हॉस्पिटल में कभी भी आप जाएं तो 2-3 केस तो एडमिट आपको मिल जाएंगे। वाटरबोर्न बॉर्न डिजीज़ जो हैं पूरे हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैली हुई हैं। एग्जैक्ट फिगर्स हर बीमारी का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन ऑफेंड, लेकिन जैसे रोटा वायरस डायरिया है, इसमें 6 लाख चिल्ड्रन की मौत हो जाती है वर्ल्ड ओवर। उसमें से 75 to 80% हिंदुस्तान में ये वाले इनके पेशेंट हैं। और जो कॉमन डायरिया है वो इतना इजीली रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए उसका इंसिडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि वो छोटे मोटे डॉक्टर हर जगह पे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इन एवरेज ओपीडी हर रोज़ आपके पास अगर किसी की ओपीडी 50 पेशेंट की है तो उसमें से 10, 12, 13 पेशेंट जो हैं डायरिया के, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आते हैं। भारत में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, और दिल्ली की सबसे बड़ी नदी है यमुना, और ये है आज की यमुना का हाल। Delhi is a really good example of what kinds of issues come up. जब हम भारत में पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। यमुना नदी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जहां से काफी दिल्ली के वासियों के पीने का पानी आता है। लेकिन यमुना आजकल कूड़ा फेंकने की जगह बन गई है, जहां पर न सिर्फ नालियों का कचरा आता है बल्कि उद्योगों का भी, जिसमें से कई सरकारी ठेके होते हैं। Even, sometimes government contracts. ये वो पवित्र यमुना है जिसमें नहाकर लोगों के पाप धुल जाते थे, पर आज यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों टन के केमिकल डाले जाते हैं, और जो बची कुची कसर रह जाती है वो लोग कूड़ा डालकर पूरी कर देते हैं। यमुना का पानी ना तो नहाने योग्य है, ना ही इसमें कोई जीव बचे हैं। जबकि पिछले 20 सालों में यमुना अभियान में हजारों करोड़ का खर्चा हो चुका है। यमुना दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। आलम यह है कि उसमें करीब 17 नाले जाकर मिलते हैं, जो हर रोज लगभग 3500 मिलियन लीटर गंदा पानी उसमें डालते हैं। जिस यमुना के हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली में है और करीब 22 किलोमीटर का है। ये नदी का सबसे प्रदूषित भाग है, तो ये बहुत बुरे हाल में है, और दुर्भाग्य से हमारा 60% पानी यहीं से आता है। यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी यमुना नदी को डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में बहती यमुना में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि इसमें कोई मछली जिंदा नहीं बची है। मुझे बेहद खुशी है कि हम पानी को देवता का स्वरूप मानते हैं, नदियों को हम माँ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मगर कभी कभी हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि हम माँ के जो प्रवाह स्थल है उस पर अतिक्रमण करने को भी हम ये समझते हैं कि जैसे हम माँ के आंचल में सो रहे हैं। और उसी तरीके से गणपति बापा मौर्या कहेंगे तो पेरिस और प्लास्टर की मूर्तियों को भी इसमें केमिकल लगे हुए हैं, गंगा में विसर्जित कर देंगे। दुर्गा माता की जय कहते हुए भी नदी में ही जाएंगे और वहीं मूर्तियों का विसर्जन करेंगे। फूल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएं चलिए, और साथ साथ जो पॉलीथीन की थैली भी होगी उसको भी नदी माँ में डाल देंगे। तो माँ के आंचल को जो ये गंदा करने की हमारी प्रवृत्ति हो गई, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे जो माँ हमारे लिए सतित सलवा है, हमारी जीवनदायिनी है, हम उसके और भी जो बेटे हैं उसमें जीव जंतु हैं जो पानी को साफ रखते हैं, उनके जीवन को खतरा हो रहा है। नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। आज कई नदियाँ हमारी जिसमें यमुना है पहचाननी मुश्किल हो रही हैं। बहुत सारी नदियाँ हैं जो इस समय डाइंग स्टेज पर है। तो हम सबको ये बात कोशिश करनी चाहिए कि नदी को हम कम से कम उसका शोषण करें। 1200 किलोमीटर लंबी यमुना का दिल्ली से निकलने वाला हिस्सा सिर्फ 22 किलोमीटर का है, पर यमुना में मिली कुल गंदगी में दिल्ली का योगदान 50% है। नदियों को साफ करने के अलावा पानी को कैसे बचाया जाए
ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पानी के लिए तरसना न पड़े? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक ब्रेक के बाद। वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रकार से नेशनल मिशन होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज से लेकर के, मैं तो कहता हूँ अब गाँव के अंदर भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग को हमको एक कल्चर के रूप में डेवलप करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा तरीका है जिसमें बारिश के पानी को बचाया जाता है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा तरीका है वाटर रिसाइकलिंग, जिसमें गंदे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से साफ़ किया जाता है ताकि उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा ज़रूरत है लोगों को नदियों और पानी का महत्व समझाने की। सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कई कानून बनाए हैं। यहाँ तक कि 17 मेट्रो स्टेशन में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसी कारण DMRC का केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है। सारी बात ये है कि हमारी आदतें कैसी हैं। कुछ ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार बड़े व्यवसायों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना होगा, पर बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कई ऐसे उद्योगों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है और उनमें से एक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी है। उनको बोला गया है कि उनको अपने सारे स्टेशन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। बिल्डिंग्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाकर पानी को रिसाइकल करने की जरूरत है ताकि हर बिल्डिंग पानी की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। ये आत्मनिर्भरता केवल बिल्डिंग्स तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सारे शहरों और गांव में भी होनी चाहिए। तो तुम हमारा ये खजाना ऐसे ही ले रहे हो और जितना ले रहे हो लो, चलो तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, लेकिन कुछ अपनी दौलत का जो है इस पर भी लगाओ। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना दे रहे हैं और उसमें जो है वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जबकि वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रकार से नेशनल मिशन होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटीज से लेकर के, मैं तो कहता हूँ अब गाँव के अंदर भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग को हमको एक कल्चर के रूप में डेवलप करना चाहिए। एंड रिसाइकिल्ड वाटर को हमारे यहाँ हम कहते हैं यार उसको बगीचे में इस्तेमाल कर लेंगे, या म्यूनिसिपैलिटी की जो है जो सड़कों के किनारे वो है उसमें यूज़ कर लेंगे। और सिंगापुर में जाएंगे, वहाँ का रिसाइकिल्ड वाटर लिखा रहता है, बोतल में भी लिखा रहता है कि ये फला झील का रिसाइकिल्ड वाटर है, और उसको तो हम गटागट पीते हैं, कहते हैं सेहत बढ़िया बन के आई सिंगापुर से। और अपने देश के अंदर रिसाइकिल्ड वाटर से हम कपड़े धोने के तैयार नहीं है, अपने घर की फर्श की सफाई करने को तैयार नहीं है। तो रिसाइकिलिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमको एक मिशन के रूप में लोगों के जहन में बनाना पड़ेगा। पानी के संरक्षण के लिए नदियों और तालाबों को बचाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत भूमिगत पानी साफ रहे। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा तरीका निकाले कि जो पानी की बोतल जो सब हम पीते हैं बाज़ार से खरीद कर, उसका रेट किसी भी तरीके से सब्सिडाइज होना चाहिए। ये मतलब एक जो इंसान की एक जीवित रहने के लिए नीड है पानी, वो पानी 20 रुपये का बिक रहा है तो क्या क्वालिटी रहेगी लाइफ की। तो ये तो किसी भी तरीके से सब्सिडाइज करें और ये कॉस्ट जो है ये नीचे होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी की जैसे बात करते हैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट को होस्ट करने चाहिए और सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी, कि आप कैसे पानी को आप क्लीन कर सकते हैं, घर पर उबाल के पी सकते हैं, या फिर जब नहाते हैं तो पानी बहुत वेस्ट करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की तो बिल्कुल केयर नहीं होती है, तो जैसे उबाल कर पीना, या नहाने के टाइम पे 3-4 बाल्टी भर लेते हैं, कपड़े धोने के टाइम पे ओवर पानी वेस्ट होता है। तो पानी को कैसे प्रिजर्व करें, सिक्योर करें। और जो जैसे बारिश वगैरह जब आती है तो मैक्सिमम दिल्ली का पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है और वो यमुना नदी में चले जाता है। तो वो जो पानी जो है जो ड्रेन आउट हो जाता है उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। वाटर बॉडीज़ बनाई जा सकती हैं, वाटर लॉबीज़ बनाई जा सकती हैं और जगह जगह पर पंप किया जा सकता है उसको, पानी को।
सालों से बंद पड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को फिर से चलाना होगा और जो उद्योग नदी में केमिकल फेंकते रहते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा सरकारी विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।